पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन संबंधित नहीं थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से? आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात कि आर.डी. बनर्जी मतलब रखालदास बनर्जी ये कहाँ का उत्खनन किए थे बताइए? मोहनजोदड़ो 1922 में। तो इसका मतलब ये संबंधित हैं। उसके बाद के.एन. दीक्षित ये हड़प्पा का, एक मिनट हड़प्पा का ये, हाँ एम वत्स ये हड़प्पा का खोज किए थे। और इसके साथ साथ दयाराम साहनी, ठीक है ना, दयाराम साहनी ही 1921 में किए थे और बाद में जाकर के ये किए थे, ठीक है ना, एम वत्स बाद में जाकर के, ठीक है, इसीलिए करके इनका नाम दिया गया है, ठीक है साहब। और इसके साथ के.एम. दीक्षित ये भी मोहनजोदड़ो के खोजों में सहयोग किए थे, ठीक है। इसी वजह से ये तीनों हो जाएगा, ये संबंधित थे, ये संबंधित थे और ये भी संबंधित थे। जबकि वी.ए. स्मिथ ये संबंधित इससे नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? वी.ए. स्मिथ हो जाएगा। चलिए, वी.ए. स्मिथ ये राइटर थे, साहित्यकार थे। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इनकी किताबों में द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये स्मिथ का ही किताबें हैं। द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियन ये भी उनकी किताबें हैं। आर्ट्स ऑफ इंडिया ये भी उनकी प्रमुख किताबें हैं, ठीक है साहब। तो उसके बाद अगर आपको कौन सा स्थल को, सिंधु सभ्यता के स्थलों को कौन व्यक्ति खोज किए थे, कब किए थे, किस नदी के किनारे है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेना है। और ये जानकारी लेना है कि कहाँ से कौन सा अवशेष मिला है। तो आप चल जाइए, चाहे तो 66वीं, 64वीं, 63वीं, 60 से 62वीं, सब में 66वीं का पहला, 64वीं का 30वां नंबर सवाल, 63वीं का 17 और 60 से 62वीं का 21 नंबर इसमें सारे चीज़ वर्णित किया गया, ठीक है ना। इसमें जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम का अभाव है इसी वजह से इस सेट में आपको नहीं डालें, क्योंकि साइंस भी करवाना है। चलिए, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे बताइए? तो आपको पता है कि सबसे अधिक उपदेश ये कहाँ दिए थे? सॉरी, सर्वप्रथम जो दिए थे सारनाथ में दिए थे। और सबसे अधिक कहाँ दिए थे? सबसे अधिक कौशल की राजधानी श्रावस्ती में उपदेश दिए थे। इस बात को याद रखना है। कौशाम्बी में इनका क्या हुआ था? कौशाम्बी किससे संबंधित है? कौशाम्बी अभिलेख है, सही बात है। कौशाम्बी का ये यात्रा किए थे। पावापुरी किससे संबंधित है बताइए तो? महावीर की मृत्यु हुई थी। यहाँ महावीर की मृत्यु हुई थी, ठीक है साहब। और वैशाली में आपको पता है कि गौतम बुद्ध अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु गौतम बुद्ध जो गुजारे थे, कहाँ गुजारे थे? वैशाली में ही गुजारे थे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए, बाकी अगर आपको गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है तो वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 66वीं बीपीएससी का जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं। फ़ायदा उन्हीं को होगा जो सीरियली कंटिन्यू जो है सो लगातार वीडियो को देख रहे हैं या फिर इसका प्रयास कर रहे हैं PDF से पढ़ने का, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है। चलिए साहब, क्योंकि कम समय में हर जगह नहीं दे सकते हम। चलिए, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देख रहे हैं सवाल, क्या हो जाएगा इसका? समुद्रगुप्त हो जाएगा। आपको पता है कि समुद्रगुप्त का एक सिक्का पर चित्र उभरता हुआ दिखाया गया था बिना बजाते हुए, जिसे कहा जाता है कि ये कला से संबंधित थे। समुद्रगुप्त आपको बताए थे कि आर्यावर्त का 9 साम्राज्य और दक्षिणावर्त का 12 साम्राज्य को जीत लिया था, जिसके कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। और इन्होंने
परम भागवत की, विक्रमांक की, इन सारी उपाधियों से अपने आप को सुशोभित किया था। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आपको पता है कि हरिसेन जो था ये प्रयाग प्रहस्ती या इलाहाबाद प्रहस्ती एक ही है। ठीक है ना। इसकी रचना हरिसेन किया था और हरिसेन समुद्रगुप्त का कौन था? दरबारी था। और ये वर्णन किया है इसके विस्तार पूर्वक ये अपने प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त बीना बजाने में क्या था? निपुण था। यही बातें अभी बोले थे। ठीक है ना साहब। चलिए ये इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके दरबार में बुद्ध घोष जैसे विद्वान रहते थे। बाकी आपको अगर पढ़ना है गुप्त संबंधित जो भी है, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, तो आप 66वीं का 2 नंबर में जाके देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? क्या आ जाएगा? हम बताए थे हो से हर्षवर्धन, हो से हुएनसांग। तो अभी से 66वीं से अभी तक में एक भी ऐसा सेट आया है जिसमें विदेशी यात्री ना आया हो? एक भी सवाल ऐसा? चलिए तो आपको पता ही है कि क्या कहते हैं कौन आया था इसमें? हुएनसांग। ये हर्षवर्धन के दरबार में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और इत सिंह 673 ईस्वी में आया था। और इसके बारे में कुछ अधिक जानकारियाँ नहीं मिलती हैं और कहा जाता है कि इत सिंह जो था समुद्री रास्ते से आया था घूम करके। चलिए बाकी जिस तरह से पूछा कि कौन किसके दरबार में आया था, इस तरह के सवालों जो भी है, जो भी चाहे प्राचीन काल से लेकर के और जो मध्यकालीन इतिहास तक है, उसमें कोई भी दरबारी, किसी के दरबार में कोई यात्री आया है, कोई विद्वान आया है, तो उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप चले जाइए 63वीं का सवाल संख्या 18 और 60 से 62वीं का सवाल संख्या 20। इसमें आपको बड़ा डिटेल से वो सारी चीज़ें मिल जाएगा जहाँ से विदेशी यात्री से जुड़ा हुआ सवाल अगर पूछा गया है तो वो चीज़ें डाला गया है। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन? कुमारगुप्त। आपको पता है कुमारगुप्त था। ठीक है। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय बना था, इसको बनाया था कुमारगुप्त और इसको विध्वंस जो कर दिया था, तोड़ जो दिया था, बख्तियार खिलजी कर दिया था जब वो बंगाल अभियान पे आया था। तो ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग गुप्त शासन के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें। चलिए अगला है, इंडिका का लेखक कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। आप देख रहे हैं ना, सवाल देख रहे हैं ना आप? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज आपको पता है, आंसर हो जाएगा इंडिका का मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में लिखता है और वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो 7 भागों में बटा हुआ था। इस तरह की चीज़ें। ठीक है साहब, तो इस बात को याद रखना हम लोगों को। बाकी और भी चीज़ें आपको पढ़ना है कि कौन सी पुस्तकें किनकी है, तो आप पुस्तक और रचनाकार से संबंधित अगर चीज़ें आपको पढ़ना है जो बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, तो अब 64वीं बीपीएससी का जो हम लोग सेट करवाए हैं प्रीवियस ईयर का, उसकी सवाल संख्या 26 में चले जाइए तो आपको बड़ी डिटेल से वहाँ मिल जाएगा चीज़ें। चलिए ये हो गया ना। चलिए अगला, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? क्या है इसका? मस्जिद है। जो पहले स्कूल हुआ करता था, पहले एक स्कूल हुआ करता था 2.5 दिन का झोपड़ा, और इसी को फिर से निर्माण करके कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है कि कुतुब मीनार का नींव भी डाला था और उसके जीवन काल में केवल एक ही मंजिल बन पाया था, बाकी जाकर के इल्तुतमिश उसको पूरा किया था। चलिए साहब ठीक बात है। बाकी ऐबक के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो 63वीं प्रीवियस ईयर जो करवाए हैं 63वीं का, उसकी सवाल संख्या आप 27 में चले जाइए तो ऐबक के बारे में और इल्तुतमिश वगैरह के बारे में आपको मिल जाएगा। चलिए तुजुक ए बाबरी बताइए किस भाषा में? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो क्या हो जाएगा इसका? तुर्की। बाकी इसका फारसी वगैरह में जो करवाया था उसके बारे में हम बताए हुए हैं। तुजुक ए बाबरी का संबंध प्रथम मुगल सम्राट बाबर से है। इसकी आत्मकथा है बाबर की क्या है? आत्मकथा है, जो चतगाई तुर्की भाषा में लिखा गया है।
बाबर के पोते अकबर ने इस आत्मकथा को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, और फारसी में जो अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना करवाया था। ठीक है साहब, और ये चीज़ें भी हम लोग पहले भी जाने हुए, ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहे हैं हम लोग। 66वीं से जो ही शुरू किए थे तो इतना हम लोग कंटेंट डाल दिए थे कि बाकी का जितना भी सवाल था हमको लगता है 66वीं और 65वीं की है, उसके बाद 64वीं से कंटेंट रिपीट होना शुरू हो गया। चलिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ये सवाल थोड़ा सा नया है। हाँ, सेनापति कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका हाकिम सिंह। क्या हो जाएगा आंसर? हाकिम सिंह। ये सेनापति था। हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है कि अकबर और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप के बीच में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। ठीक है साहब, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, और इस लड़ाई में महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो हकीम खां था, तथा अकबर का जो सेनापति था वो कौन था? मान सिंह था। ठीक है, मान सिंह था। ठीक है, तो देखिए, शासक मुस्लिम और इसका सेनापति हिंदू। शासक हिंदू, इसका सेनापति देखिए हकीम खां मुस्लिम। ठीक है, चलिए, हकीम खां सिंह लिखता था। ठीक है, क्योंकि ये महाराणा प्रताप के दरबार में जब आया था ना तो सिंह लगा लिया था। चलिए, शिवाजी की क्या हो जाएगा इसका आंसर? रायगढ़ है शिवाजी की राजधानी, आपको पता ही है। बाद में यहाँ रायगढ़ में इन्होंने शिवाजी राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है साहब, बाकी आपको मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ना है डिटेल्स में, जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो आप 65वीं का जो सवाल संख्या 7 है उसमें जाकर के पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए कि 66वीं, 65वीं, 64वीं, 63वीं, ये सारे ऐसा वीडियो डाला गया जहाँ से बाद का जितना भी सवाल है आप देख लीजिए, 1-2 छोड़ के बाकी सारे सवाल वहाँ से आपको उठ जाएगा, चाहे डिस्क्रिप्शन से चाहे रिपीट सवाल हो। चलिए, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? क्या हो जाएगा आंसर? आपको पता हो जाएगा कि आंसर क्या है इसका? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको पता है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और बिहार का, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और सबसे पहले जो बना था वारेन हेस्टिंग्स बना था। कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था। और इसी एक्ट के तहत कोलकाता में पहली बार 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस न्यायालय का जो पहला मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया था एलिजा इम्पेको, और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कौन थे? चैम्बर, लिस्टर और हाइड थे। ठीक है साहब, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़ा हुआ। हाँ, कर पढ़ाए सारे चीज़ें हैं कि भारत में केंद्रीय शासन की नींव डाली गई थी इसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके साथ साथ कंपनी एवं टाइपिंग मिस्टेक हो गया, राजनीतिक कार्यों को क्या मिल गया था? कंपनी का जो राजनीतिक कार्य था उसको मान्यता मिल गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामकरण कर दिया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कोलकाता में की गई इसी एक्ट के तहत। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश है एलिजा इम्पेको, और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर, हाइड और लिमेंस्टर बने थे। कर्मचारी को पता है कि आपको निजी व्यापार पर क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था। और इसके साथ साथ निजी व्यापार के साथ साथ उपहार पर भी ये रोक लगा दिया था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य वाली कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। ये सारे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था साहब। चलिए अगला, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कैनिंग। आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा। और पूछेगा कि प्रधानमंत्री इस समय ब्रिटेन का कौन था? पारमस्टम। कौन था? पारमस्टम। ठीक है, चलिए। और 1857 की क्रांति की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी?
कौन सा आयोग बनाया गया था 1857 की क्रांति की जांच कराने के लिए? रॉयल कमेटी। पील आयोग, पील आयोग, ठीक है। 1857 की क्रांति की जांच के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। चलिए, बाकी चीज़ें 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है उसको पढ़ने के लिए आप 66वीं बीपीएससी की प्रश्न संख्या आप 9 में चले जाइए। आपको बड़ा आराम से वहाँ से मिल जाएगा कि आंदोलनकर्ता कहाँ से कौन थे, कब कहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, उसको दबाया कौन, ये सारे चीज़ें आपको मिल जाएगा। चलिए साहब, अगला, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि जब असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू किए थे तो उनका मुख्य लक्ष्य था अहिंसा को सर्वोपरि रखना। कि आप सारे विरोध करिए, सारे तरह का विरोध करिए अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन आप अहिंसा को सर्वोपरि रखिए, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है अच्छी तरह कि ये असहयोग आंदोलन चला, तो आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को भीड़ क्या किया था? जो असहयोग आंदोलन का जो भीड़ था ना, वो भीड़ उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला में एक चौरा चौड़ी जगह था, उस जगह पर पुलिसकर्मी को जिंदा 22 पुलिसकर्मी को, देखिए 22 में है ना, 1922 में 22 पुलिसकर्मी को क्या कर दिया? वो जिंदा जला दिया और थाने को आग लगा दिया। जिसके कारण गांधी जी जो असहयोग आंदोलन में अहिंसा को सर्वोपरि रखा था वो मुद्दा ही टूट गया। जिससे दुखी होकर के गांधी जी कितना फरवरी को 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए? स्थगित कर दिए। ठीक है साहब, यही मुद्दा था। चलिए साहब, बाकी अगर असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ चीज़ें आपको पढ़ना है तो आप 60 से 62वीं का प्रश्न संख्या 13 में चले जाइए, आपको बड़ा आसानी से यहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए साहब, अगला सवाल है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? नहीं जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन, पढ़ा है ना? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905। अच्छा, बंग भंग मतलब नहीं बुझा रहा, बंगाल विभाजन, बंग को भंग कर दिया, तोड़ दिया। आया समझ में? आया समझ में? बंग को क्या कर दिया? भंग कर दिया, मतलब तोड़ दिया। आया समझ में? तो कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन, कई बार हम लोग किए हैं। चलिए, तो आप 66वीं में चल जाइए, 13 नंबर सवाल में, 63वीं में चल जाइए, 4 नंबर सवाल में पूरा स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बारे में बारीकी से डेट के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए साहब, चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये भी बताए हुए हम लोग, सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और जबकि भारतीय शब्द हटा दे और केवल भारतीय शब्द को हटा दिए, केवल बोले कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, क्या बोलेंगे? एनी बेसेंट 1917 में, और ये कलकत्ता में। ठीक है साहब, कलकत्ता में। बाकी नलिनी सेन गुप्ता, 3 महिलाएं बनी थी। नलिनी सेन गुप्ता 1933 में कलकत्ता में ही। तो देखिए +7 और +8, 8 वर्ष जोड़ते जाइए तो 17, 8 25, 8 33, 3 महिलाएं बनी थी। और कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग बड़ा डिटेल से किए हुए हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सरोजिनी नायडू। और आपको पढ़ना है सरोजिनी नायडू के बारे में तो आप 65वीं में चले जाइए, 60 से 62वीं में चला जाइए, और प्रश्न संख्या 20 और 8 दोनों में मिल जाएगा। एनी बेसेंट के बारे में पढ़ना है तो आप 60 से 62वीं में चली जाइए, प्रश्न संख्या 8 में आराम से मिल जाएगा। बाकी 64वीं बीपीएससी में जाइएगा तो जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन महत्वपूर्ण हुआ है वो सारे अधिवेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए साहब, ये हो गया चीज़ें। चलिए, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, मैडम कामाम ने 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ फहराई थी? आंसर क्या हो जाएगा? स्टुटगार्ट। ठीक है साहब, क्या हो जाएगा आंसर?
स्टुटगार्ड, ये भी टॉपिक हम लोग कवर किए हुए हैं। अगर आपको देखना है भिखाजी कामा के बारे में तो 66वीं में प्रश्न संख्या 15 में और 60 से 62वीं में प्रश्न संख्या 8 में चल जाइए, आपको बड़ा आराम से मिल जाएगा। देखिए टाइम को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, बाकी जो PDF निकलेगा या जो क्वेश्चन बैंक बनेगा तो वो फिर यहाँ पर कॉपी कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, पागलपंथ की स्थापना किसने किया? क्या हो जाएगा? करमशाह हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह आपको पता है, करमशाह और कौन मीर? टीपू मीर। टीपू मीर कौन? करमशाह और टीपू मीर। और कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। चलिए नेक्स्ट सवाल, आप चल जाइए। अच्छा ऑप्शन में दिया हुआ था ना फैरेजी, इसीलिए लिखा गया है कि अगर आपको आंदोलन पढ़ना है तो 64वीं BPSC की प्रश्न संख्या 22 में चल जाइए। सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन उसमें छाप दिया गया है और सारे समझाया भी गया है ताकि आपको याद भी हो जाएगा। चलिए साहब, फैरेजी कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी फैराजी। बताए थे ना फैराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में? शरीयतुल्लाह और टूटू मियाँ है ना, तो दो व्यक्ति थे। चलिए फैरेजी आंदोलन आपको देखना है 64वीं BPSC का प्रश्न संख्या 22 में चले जाइए। चलिए उसके बाद अगला सवाल है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट या महाराष्ट्र बोले थे ना हम, तो आंसर क्या आ जाएगा? चित्तर सिंह के नेतृत्व में। सही बात है, चित्तर सिंह के नेतृत्व में। देख रहे क्या आंदोलन पूछ दिया है। चलिए 3 आंदोलन हो गया ना साहब। चलिए अगर पढ़ना है इस आंदोलन के बारे में फैरेजी या पश्चिमी घाट, जिसमें आप 22 नंबर 64वीं का 22 में चले जाइए, सारे आंदोलन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? क्या हो जाएगा? बड़ौदा होना चाहिए, बड़ौदा होगा साहब। गुजरात में हुआ था, स्पेशली जगह नहीं बोले। आप देख रहे हैं बड़ौदा, पूना, सूरत, कालीकट, बड़ौदा। बौ से बघेरा, बौ से बड़ौदा। चलिए आंसर हो जाएगा बड़ौदा, ठीक। अगला सवाल है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? वो क्रम बोल रहा है कि कब कब किया गया था मीडिया को नियंत्रित। देखिए ये जो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट लाया गया था 1835 में पहला, उसके बाद 1867 में, फिर 1878 में आपको पता है वर्नाक्यूलर एक्ट, उसके बाद 1908 में लाया गया था, ठीक है। अब कौन सा एक्ट किस प्रकार का था देख लेते थोड़ा सा। 1835 में जो लाया गया था वो लाया गया था प्रेस अधिनियम। क्या लाया गया था? प्रेस अधिनियम। लाइसेंसिंग अधिनियम लाया गया था 1867 में, मतलब अगर आप मीडिया का काम करना चाह रहे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम ये 1878 में, जिसमें जितना भी राष्ट्रवादी पत्रिकाएं थे उस पर रोक लगा दिया गया था और कहा गया था कि अगर आप कोई लेख छापते हैं अपने पत्र में तो सबसे पहले आपको ब्रिटिश सरकार को दिखाना पड़ेगा कि आप क्या छाप रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें थी। समाचार पत्र अधिनियम ये 1908 में लाया गया था, ठीक है साहब। बस इतना ही पॉइंट याद रखना, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और आपको पता है वर्नाक्यूलर एक्ट जो लाया गया था किसके शासनकाल में लाया गया था? लीटन, लॉर्ड लीटन, जो 76 से लेकर के 80 तक रहा था। चलिए अगला, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रियाएं शुरू हुई, इसका कारण क्या था? सो पूछ रहा है क्यों शुरू हुआ था? कांग्रेस का आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस की रणनीति पर। सही बात है कि कांग्रेस की रणनीतियां क्या हो गई थी? अलग अलग हो गई थी। चलिए कांग्रेस आंदोलन की उद्देश्यों पर, मतलब कांग्रेस का जो आंदोलन का उद्देश्य होगा उसको लेकर करके आप देखिए कि कुछ बोलता है कि ऐसा आंदोलन करो जिसमें मारकाट हर कुछ हो, मतलब क्या हिंसा का रास्ता अपनाया जाए। लेकिन कांग्रेस का कुछ दल ऐसा है जो बोलता है कि नहीं अहिंसा का रास्ता अपनाया जाए, इस तरह की बात है। तो क्या लगता है ये भी होना चाहिए? कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, कि कांग्रेस में जो लोगों की भागीदारी है तो इस तरह की बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल होगा ये, कांग्रेस के आंदोलन में लोगों की भागीदारी को लेकर के। कि मतलब आप देखिएगा कि एक व्यक्ति बोले थे कांग्रेस के बारे में, बोलिएगा कि कौन बोले थे कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कौन बोले थे?
बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो इसका मतलब है कि जो लोगों की भागीदारी है वो सही से नहीं मिल पा रही है, लोगों को अलग अलग लोगों को उस हिसाब से उसके चेहरा के हिसाब से पद दिया जाता है। तो इसी वजह से इस तरह की बातें बोले थे। इसका मतलब लोगों की भागीदारी भी सही से नहीं हो पा रही थी। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। और आप ट्रेंड भी देखिए ना, एक में भी आया था ये सब वाला ऑप्शन, ये आया था क्या उपयुक्त में सभी? नहीं आया था ना, लेकिन इसमें डाला गया। तो इसका मतलब है कि कुछ वजह है, लॉजिक है। तो आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है ना। चलिए चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता है कि 1885 में 28 दिसंबर को हुआ था। कांग्रेस का भारत स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान भी रहा, परंतु समय समय पर इसमें विभाजन की प्रक्रियाएं भी होती रहीं, जिसका मुख्य कारण यह था कि प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस पर उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों का, जो बिल्कुल अंग्रेजों को केवल पत्र लिखा करते थे, आवेदन दिया करते थे, वो भी कानूनी व्यवस्था को सुधार करने के लिए, आज़ादी के लिए नहीं, ठीक है। प्रारंभिक में उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों ने लक्ष्य प्राप्ति हेतु वैधानिक रास्ता अपनाया था, मतलब संवैधानिक तरीका से, संविधान का उल्लंघन नहीं हो, अंग्रेजों का विरोध तो करना है लेकिन संविधान का उल्लंघन नहीं हो, इस तरह का रास्ता अपनाना है विरोध के लिए। कई मामलों में उद्देश्यों को लेकर के भी मतभेद था और लोगों की भागीदारी को भी लेकर के क्या हो रहा था? मतभेद हो रहा था, ठीक है साहब, लोगों की भागीदारी को भी लेकर के। चलिए अगला है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? मतलब न्यू लैंप फॉर ओल्ड ये जो लिखे थे अरविंद घोष जी लिखे थे। कौन लिखे थे? अरविंद घोष जी लिखे थे, क्योंकि कांग्रेस में सर्वहारा वर्गों का जो कमी था इसके बारे में लिखता है कि उनको बाहर जो रखा गया सर्वहारा वर्गों को, इसी लेकर के सर्वहारा वर्ग में गरीब मजदूर ये सारे लोग आते थे। तो इसको लेकर के अरविंद घोष इस पर क्या किए थे? टिप्पणी किए थे और इस पर एक लेख भी लिखे थे। चलिए अरविंद घोष बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये बात तो आप जानते ही हैं, ये बंगाल के थे। और इनका जो पत्रिकाएं थे आपको पता है, युगांतर, कर्मयोगी, धर्म, ये सारे इनकी क्या थी? पत्रिकाएं थी। और इनकी एक और पत्रिकाएं थी द लाइफ डिवाइन, इनकी प्रमुख पुस्तकों में से एक थी। ये सारे पत्रिकाएं थी और ये क्या थी? पुस्तकें थी। इन्होंने 1910 में पांडिचेरी में अपने आश्रम को क्या किए थे? स्थापित किए थे पांडिचेरी में, ठीक है साहब। बस इतना पॉइंट याद रखना है। बाकी हम लोग अरविंद घोष के बारे में बताए थे कि अरविंद घोष क्या बोले थे कांग्रेस के बारे में। एक और टिप्पणी देते कि कांग्रेस जो है ये 6 रोग से मरने ही वाली है। कांग्रेस 6 रोग से मरने ही वाली। 6 रोग मतलब टीबी, ठीक है ना। चलिए साहब अगला सवाल है हम लोगों का। अगला सवाल है कि नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। चलिए देखिए आंसर हो जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किए थे वो मोतीलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू किए थे। तो मोतीलाल नेहरू किस में है? तो हाँ, मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, तो यहाँ पर भराएगा मोतीलाल नेहरू और यहाँ पर भराएगा भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। देखिए साइमन कमीशन आपको पता है कि 1929 में आना था, लेकिन भारत 1928 में ही आ गया था। और इससे पहले ही घोषणा की गई थी कि साइमन कमीशन जो आएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 जो लाया गया था उसमें जो त्रुटियां हैं उसको लेकर के, डोमिनियन स्टेट्स की जो बातें चल रही थी जिसकी घोषणा 1917 में ही महारानी कर दी थी कि डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा, उसको लेकर के साइमन कमीशन आ रहा था भारत। साइमन कमीशन कितना सदस्यीय था? साइमन कमीशन कितना सदस्यीय था बताइए? चलिए आप लोग बता दीजिएगा हमको कितना सदस्य था, हमको तो खुद नहीं पता है, ठीक है ना। तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा जब वीडियो देखिएगा तो, ठीक है। तो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो कहा गया था कि पहले ही घोषित किया गया था कि साइमन कमीशन में जो सदस्य होगा उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। पहला चीज़ है भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात है
कि साइमन कमीशन अपने समय से पहले आ गया था, जिसके लिए भारत तैयार भी नहीं था, क्योंकि भारतीयों को ये लग रहा था कि भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, और भारत के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे कि किसको चुन करके उसमें सदस्य बनाया जाए, और वो पहले पहुंच चुका था। जिसके कारण आपको पता है कि साइमन कमीशन का हर जगह विरोध हुआ, जिसमें लाहौर में लाला लाजपत राय क्या कहते हैं वहाँ पर विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, नारा लगा रहे थे साइमन गो बैक। तो वहाँ का जो कप्तान था, पुलिस कप्तान, जिसका नाम था सैंडर्स, क्या नाम था उसका, सैंडर्स, उन्होंने लाठी चलाने का आदेश दिया, जिसके कारण लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जिसके कारण आपको पता है कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जतिन दास इन सारे प्रयास किए थे सैंडर्स को मारने का, और सैंडर्स को मार भी दिए थे। जिसके कारण सैंडर्स हत्याकांड यानी लाहौर षड्यंत्र का केस चलाया गया था भगत सिंह पर। जतिन दास आपको पता है कि 63 दिन तक भूखे रहे थे, जेल में हड़ताल किए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी जो भगत सिंह है और बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, इन सबों को गिरफ्तार किया गया था केंद्रीय विधानसभा बम कांड में, लेकिन जो इन्हें फांसी दी गई थी, सजा दी गई थी, वो सैंडर्स हत्याकांड में ही, वही सैंडर्स जो लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने का आदेश दिया था। ठीक है साहब। तो ये जब साइमन कमीशन आया तो भारतीय क्या किया, कांग्रेस पार्टी क्या की कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अपनी कमेटी बनाई, और कमेटी बना करके ये दिखाना चाहिए कि आखिर साइमन कमीशन जो आया है तो भारतीयों का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए उसके सामने प्रस्तुत करने का। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, और ये सारी चीज़ें 1928 में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में हुआ था। बाकी हम लोग जब क्लास में पढ़ेंगे तो डीपली इसके बारे में पढ़ना, क्या क्या चीज़ें, साइमन कमीशन क्या क्या उद्देश्य आया था, और नेहरू जो अपना रिपोर्ट सौंपा उसमें क्या क्या उद्देश्य था। ठीक है, चलिए साहब। तो मोतीलाल नेहरू हो जाता और भारत में संवैधानिक व्यवस्था हो जाता, क्योंकि आपको पता है कि संवैधानिक व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1919 में जो भी त्रुटियां थी उसको दूर करने के लिए और डोमिनियन स्टेट्स को लेकर के आए थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन 1928 में हुआ था। इसमें भावी भारतीय संविधान के लिए मूलभूत लक्ष्यों को रखा गया कि आगामी दिनों में अगर भारत आज़ाद हुआ तो इसका जो संविधान होगा वह किस प्रकार से होगा। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव भी रखा गया था। अभी हम बोले हैं कि डोमिनियन स्टेट्स को लेकर के बातें चल रही थी। चलिए साहब, ये सारे पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले और चार्ल्स एंड्रस और विलियम डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या था। चलिए देखिए, हम क्या बताएं कि जब भी बीपीएससी पूछता है तो 2 से 4 सवाल ऐसा रहेगा ना जो आपका दिमाग 360 डिग्री घुमा देगा, और यही 2-3 सवाल को देख करके ही बच्चा क्या कर जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मतलब पहले नंबर सवाल से लेकर के 150वां नंबर सवाल तक डटे रहना है। समझ रहे हैं ना, कि एक सवाल हमको ये नहीं कि हिला देगा, समझ रहे हैं, एक सवाल से हम टूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। पता चलता है कि स्टार्टिंग में आपको 10 सवाल अगर मिल गया, ऐसा कि नहीं बन पा रहा ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल 10 सवाल नहीं बन रहा, क्या पढ़ के जा रहे हैं साहब हम लोग, कहाँ से पूछेगा, सिलेबस से पूछेगा। 2-4 सवाल बाहर होगा, ये तो आम बात है, 2-4 सवाल बाहर होना, बस इतना बना के आ जाए जो रिजल्ट में हम लोग चले आएँ। चलिए देखिए, ये जो व्यक्ति थे कैथरीन मेयो, एंड्रस और विलियम डिग्वी, ये सारे का एक ही संबंध था, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय की हालातों पर टिप्पणी लिखी थी। बस इतने चीज़ था कि सारे लोग भारत का जो हालात था ना उस समय कुछ ना कुछ टिप्पणियां लिखी थी, और जिसके कारण अंग्रेज जो था ना वो इसके खिलाफ हो गया था। तो ये सारे अंग्रेजी नाम है ना, सारे थे अंग्रेज, लेकिन भारतीयों के समर्थन में कुछ टिप्पणियां की थी, भारत के हालातों को लेकर के ये टिप्पणियां की थी, जिसके कारण ये थोड़ा सा फेमस उस समय हो गए थे। ठीक है ना। चलिए वर्ष 1924 में कैथरीन मेयो के द्वारा मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी ना, किसके द्वारा, कैथरीन मेयो के द्वारा 1924 में मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें भारतीय समाज, संस्कृति तथा धर्म पर गहरी टिप्पणियां लिखी गई थी। चलिए, चार्ल्स एंड्रूज महात्मा गांधी के सहयोगी थे, देख रहे हैं ना, महात्मा गांधी के सहयोगी थे, एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई पुस्तकें एवं टिप्पणियां लिखी थी भारतीयों के समर्थन में। उसके बाद एल्ड्रस हक्सले
ने भी भारतीय समाज की स्थितियों के बारे में लिखा है, और कमोबेश वो विलियम भी इसी तरह की बातें भारतीय समाज के बारे में, भारतीयों का शोषण जिस प्रकार से हो रहा उन सारी बातों में लिखा था। तो सारे में यही रिश्ता है कि भारतीयों के समर्थन में ये लोग खड़े थे। ठीक है, एक ही चीज़ कॉमन था और कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था कोई किसी का रिश्तेदार था। चलिए, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या हो जाएगा? आपको पता है बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी 1921 में लिखे थे, और कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। और ये बिहार के रहने वाले थे, 1921 में लिखे थे। और आपको पता है कि जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया जा रहा था तो राम प्रसाद बिस्मिल इसको गाए थे, राम प्रसाद बिस्मिल इसको गाए थे, जबकि बिस्मिल अजीमाबादी इसको लिखे थे 1921 में। ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए बाकी जो बिस्मिल है और ये जो गीत है इसके बारे में 66वीं का प्रश्न संख्या 22 में भी दिया गया है। चलिए अगला है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? चलिए हाँ, इसमें तो देख लीजिए साहब 1921 में, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी आपको बिहार स्पेशल में पढ़ाए होंगे, बिहार स्पेशल में पढ़ाए होंगे कि वह सहयोग आंदोलन में थे शामिल, खिलाफत आंदोलन में ये शामिल थे, ये सारी बात पढ़ाए होंगे हम लोग। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी। 1921 में पहली बार ये पूर्ण स्वतंत्रता की बातें कही थी। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा पूछेगा, पूर्ण स्वराज की मांग तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था और ये नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था, ये हो जाएगा साहब। ठीक है ना, तो इसीलिए करके गलती से देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ आप, और मैक्सिमम लड़का इसको मार के आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो एक आध सवाल ऐसा रहेगा। तो अभी तक आप क्या देखें, 2 से 3 सवाल या 4 सवाल मान लीजिए हिस्ट्री का ऐसा था जो थोड़ा सा फंसाने के लायक था, बाकी सब सवाल क्या था, एकदम आसान सा था। चलिए साहब, हाँ, स्वराज शब्द का सबसे पहले 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रयोग किया गया था उस शब्द का। चलिए अगला, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। बताइए, मतलब ये कहना रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको हम बोलते हैं RSS, बताइए 1925 और 29, हाँ 1925 और 25, सही बात है 1925 और 25। RSS की स्थापना भी BD हेडगेवार के द्वारा 1925 में किया गया था। और 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना जो है MN राय मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा 1925 में भारत में किया गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए शब्द लिखा हुआ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, और यही पूछता केवल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में 1920 में किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में 1920 में मानवेंद्र नाथ के द्वारा ही 1920 में किया गया था, और फिर भारत में आकर के 1925 में किए थे, तो वो कहलाया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आया समझ बात है? चलिए साहब, इस बात को याद रखना है। चलिए, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1925 में, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको RSS बोलते हैं, इसकी स्थापना 1925 में कहाँ हुआ था? नागपुर में BD हेडगेवार के द्वारा किया गया था। चलिए साहब, नेक्स्ट सवाल, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, बताइए। 1930 के दशक में, क्योंकि आपको बता अखिल भारतीय किसान सभा आपको पता है कि 1936 में गठन हुआ था। तो दशक मतलब क्या, 30 से 40 तक क्या हुआ, एक दशक हुआ। तो इसका मतलब वो कौन सा दशक कहलाएगा? 30 का ही दशक कहलाएगा ना। चलिए साहब, तो आंसर हो जाएगा 30।
चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। कांग्रेस केवल दूसरा वाला में भाग लिया था जिसमें गांधी जी प्रतिनिधित्व किए थे कांग्रेस की तरफ से। अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, अछूतों का प्रतिनिधित्व किए थे। चलिए बाकी आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ना है तो 63वीं बीपीएससी का जो प्रश्न संख्या 10 है उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं। चलिए साहब, कहानी आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो सवाल देख